खूनी शापित अस्पताल, मनोविज्ञान वार्ड का पागलपन। कैमरे की स्क्रीन काली पड़ चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ एक आवाज, धातु पर नाखून घिसने जैसी कर्कश छींची। सायरा, आदित्य और निशा किसी पुराने बदबूदार गलियारे में पड़े थे। उनके आसपास हवा इतनी ठंडी थी कि सांस बाहर आते ही धुंध का टुकड़ा बन रही थी। कबीर गायब था और ब्लैकवुड भी। गलियारे के अंत में एक जंग लगा हरे रंग का दरवाजा था, जिस पर बड़ा सा बोर्ड टेढ़ा लटक रहा था, साइकाइट्रिक वार्ड, वार्ड 13। दरवाजे पर खून से बनी उंगलियों की लकीरें इस तरह थीं जैसे किसी ने अंदर से बेतहाशा खटखटाया हो और फिर थक कर गिर पड़ा हो। निशा ने फुसफुसाया, ये जगह मेरे सपनों में आती है। दरवाजा अपने आप करकर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही गलियारे की रोशनी बार बार टिमटिमाने लगी। कमरों के भीतर अजीब सी परछाइयां। कुछ लोग दीवार की तरफ मुंह करके खड़े थे और खुद की खूब पड़े पर अपने नाखून घुसा रहे थे। हर बार खून का छींटा गिरता वे ठहाके लगाते। एक बूढ़ा मरीज जिसकी आंखें पूरी सफेद थीं, दरवाजे पर आकर बोला, हमारे डॉक्टर दिमाग की सिलाई करते हैं, गिरती सोच को सहेजते हैं। तुम्हारा नंबर भी आएगा। टेबल पर फैले धूल भरे रजिस्टर में हर मरीज का नाम था और उसके बाद लिखा था डिस्चार्ज्ड, बॉडी मिसिंग। आखिरी लिखा नाम था कबीर, पर उसके नीचे आधा लिखा एक नया नाम था, आदि। आदित्य ने वह पन्ना पलटा और अचानक उसमें से तेज चीखती हुई औरत का चेहरा बाहर निकल आया। उस चेहरे की आंखों से खून बह रहा था और उसने कहा, तुम मेरी जगह लेने आए हो। जैसे ही वे आगे बढ़े, वार्ड की दीवारें धड़कने लगीं, मानो वह जगह सांस ले रही हो। हर धड़कन के साथ दीवार पर उभरे हाथ अंदर बाहर होते और किसी को पकड़कर खींच लेने की कोशिश करते। सायरा चिल्लाई, यह अस्पताल खुद एक जिंदा जीव है। गलियारे के आखिर में रोशनी से नहाया एक कमरा था, मुख्य मनोचिकित्सा कक्ष। अंदर बैठा मरीज नहीं बल्कि खुद टॉ ब्लैकवुड था, लेकिन इस बार उसका एक हिस्सा इंसान था और दूसरा हिस्सा लोहे का बना और धारदार औजारों से भरा हुआ। उसका आधा चेहरा लोहे की प्लेट से ढंका था, जिससे सीटी जैसी आवाज आ रही थी। उसने ठंडी मुस्कान दी। मनोविज्ञान वार्ड में आप अपने डर को देखते हो और डर आपको खा जाता है। वह अचानक आदित्य के पास आया और उसके हाथ में लंबी जंग लगी सुई घुसा दी। सुई के अंदर से कोई तरल नहीं बल्कि काले धुएं जैसा कुछ उसकी नसों में घुसा। अगले ही पल आदित्य चीखने लगा, क्योंकि उसके सामने उसके बचपन की मर चुकी मां खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा उखड़ा हुआ था और वह कह रही थी, आदि मेरे संग चल। निशा के कानों में अचानक सैकड़ों आवाजें गूंजने लगीं, हंसी, चीख, रोना।
दांत पीसने की आवाज। उसने अपना सिर पकड़ लिया, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके हाथ उसकी खाल को नोच रहे हैं। खून हर तरफ फैल गया। सायरा प्रोटेक्शन मंत्र बोलने लगी, लेकिन कमरे की छत से एक एक कर लटकी सफेद ड्रेस वाली नर्सें गिरने लगीं, जिनके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ टांके लगे थे। ब्लैकवुड ने तीनों की ओर देखते हुए कहा, अब या तो दिमाग मुझे दो या पायल हवा में बजा दो, ताकि हवेली और अस्पताल जुड़ जाएं। अचानक सब तरफ से घंटी और पायल की आवाज आने लगी। कमरा लाल रोशनी से भर गया और उनकी चीखें और ब्लैकवुड की हंसी एक साथ गूंज उठी। स्क्रीन झिलमिलाई और काली हो गई। खूनी शापित अस्पताल, मॉर्चरी का बदला। स्क्रीन पूरी तरह काली थी। सिर्फ एक आवाज, फ्रिज के भीतर चल रहे कंप्रेसर जैसी धीमी गुनगुनाहट, और फिर ठक ठक ठक, जैसे किसी ने अंदर से लोहे के दरवाजे पर सिर मारा हो। सायरा, आदित्य और निशा की आंखें खुली। भाई, वे अब अस्पताल के मॉर्चरी यानी शव गृह में थे। कमरे का तापमान इतना कम था कि उनकी सांसें बर्फ के कण बनकर हवा में गिर रही थी। चारों तरफ लोहे के दराज जैसे फ्रीजर लगे थे, जिनके ऊपर नाम प्लेटें थीं, लेकिन उन पर नाम नहीं, बस तारीखें और शब्द। नो रिटर्न। एक कोने में खून का पतला सा रास्ता फ्रीजर से निकलकर फर्श पर बह रहा था, लेकिन खून तरल नहीं था। वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बह रहा था, मानो किसी को वापस खींच रहा हो। आदित्य ने कांपते हाथों से एक फ्रीजर खोला। अंदर एक शव था, जिसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन जैसे ही पर्दा हटाया, वो शव आदित्य खुद और था। ठंडा, नीला, खाली आंखों वाला। उसका मरा हुआ वर्जन अपनी सूखी होंठों से बोला, ये जगह मेरा भविष्य है और तेरा भी। अचानक सभी फ्रीजर दरवाजे जोर से खुलने लगे। धड़ाम धड़ाम, अंदर पड़े शव तिरछे होकर बाहर गिरने लगे। उनके जोड़ों से हड्डियों की चरमराहट आती और आंखों से खून की छोटी बूंदें टपकती। कुछ शव रेंगते हुए आगे बढ़े। उनके शरीर के कुछ हिस्से सीलन और फफूंदी से ढके थे। एक शव ने निशा के टखने को पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। सायरा मंत्र पढ़ते हुए पीछे हटने लगी। तभी पीछे की दीवार पिघलकर मोटे काले धुएं में बदल गई और उसमें से टॉ ब्लैकवुड निकल आया। इस बार वह सफेद डॉक्टर कोट में था, लेकिन कोट खून से टपक रहा था और उसके हाथ में एक चांदी का शव टैग लटक रहा था, जिस पर लिखा था मॉर्ग, फाइल 13, सायरा, आदित्य, निशा। ब्लैकवुड ने ठंडी मुस्कान देते हुए कहा, ये शव सिर्फ शरीर नहीं है, ये उन आत्माओं के हैं जिन्हें मैंने यहां कैद किया है। अगर तुम तीनों अपनी जान चाहते हो तो 3 नई आत्माएं मेरे लिए लाओ। कमरा तेज लाल रोशनी से भर गया और पीछे से सभी शव एक ही स्वर में बोले, हम भी 3 थे, अब तुम भी होगे। अचानक पूरा मॉर्चरी घूमने लगा, जैसे वह एक विशाल घूमता मांस काटने का चक्रण हो। सायरा का शरीर हवा में ऊंचा उठा, दीवार से टकराया और उसकी पीठ पर
3 गहरे जलते हुए निशान बन गए, जो किसी अज्ञात प्रतीक की तरह दिखते थे। आदित्य वहीं अपने मरे हुए रूप में बदलने लगा। त्वचा नीली, नसें बाहर और आंखें सफेद। वह अपने ही शरीर से बाहर खुद को देख रहा था। निशा पीछे हटते हुए एक बड़े काले फ्रीजर से टकराई। यह अस्पताल का मुख्य शवगृह था। यह धीरे धीरे खुद ब खुद खुला और अंदर ब्लैकवुड का सड़ा हुआ इंसानी रूपन पड़ा था। वह खुद अपने ही मृत शरीर को देख रहा था और हंसते हुए बोला, मैं मरा हुआ भी हूं और जिंदा भी। कमरे की दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं और सारे शव अंदर खींचे जाने लगे। सायरा, आदित्य और निशा अंधेरे में डूबते गए। उनकी चीखें और शवों की हंसी आपस में मिलकर एक भयानक कोरसब बना रही थी। फिर सन्नाटा, ब्लैकवुड की ठंडी आवाज, अब तुम 3 नहीं, मेरी संग्रह की नई ट्रॉफियां हो।